गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे अपना आर्टिकल का सेशन। आर्टिकल यानी कि द हिंदू का एडिटोरियल लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदू का एडिटोरियल है वो हमसे क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसमें क्या ऐसे नए वर्ड्स हैं जो हम सीख सकते हैं और किस तरह से हम उसे अपना करंट अफेयर या फिर जनरल नॉलेज का भी पोर्शन फ्रेम कर सकते हैं। आज के आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनसे करंट अफेयर्स आपके फ्रेम हो सके, लेकिन आज के आर्टिकल में एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सोच को इंड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरी बात आज के टॉपिक में ये है कि ये इसलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो केस डिस्कस किया गया है, एक तो वो हमेशा रेलेवेंट रहता है, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है उस टॉपिक को लेके। और दूसरी बात ये है कि इसको जिस तरह से इस टाइम पे हाईलाइट किया जा रहा है तो ये सिचुएशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है, इसको जानना इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि करंट अफेयर्स तो उतने नहीं फ्रेम होंगे, बट एक चीज़ ज़रूर फ्रेम होगी कि आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि वो टॉपिक हमेशा जो है वो लाइमलाइट में रहता है। और दूसरी बात ये है कि किस तरह से इस टॉपिक में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है। उससे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। रही बात लाइक करने की, तो आप देखने के बाद कर दीजिएगा, क्योंकि अभी अगर मैं कहूँगी कि आप लाइक कर दीजिए तो आप बोलेंगे कि पहले आप पढ़ाइए तो मैं देखूँ दो कि अच्छा लगा या नहीं। तो आप क्या करिए, शेयर कर दीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो ज्वाइन कर पाएँ वीडियो को और बेनिफिट मिल पाए उनको भी। और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि क्या हो, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपको पता चलता रहे कि क्या क्या और चीज़ें होने वाली हैं। आज क्या हमारा 10 बजे का जो वोकैबलरी का सेशन आता है वो तो आएगा ही, उसके बाद जो 2 बजे सेशन आता है क्विज का वो भी आएगा, और आज क्या है 4 बजे आएगा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन का सेशन आएगा जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक नया रूल देखेंगे, एक नई ट्रिक देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद फिर से 6 बजे कौन सा सेशन आएगा, फ्रेजल वर्ब का सेशन आएगा जिसमें हम देखेंगे कि कोई एक फ्रेजल वर्ब किस तरह से यूज़ हो रही है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि क्या चीज़ जो है वो नई होने वाली है। ऑन दैट नोट चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल और देखते हैं कि क्या है हमारे आज के आर्टिकल में। एक मिनट में अपना ये कनेक्टर लगा लूँ ना पेन टैब का। कभी कभी ऐसा होता है मैं लिखना शुरू हो जाती हूँ और ये कनेक्ट ही नहीं रहता है, फिर मुझे लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ाती हूँ, एकदम खो जाती हूँ पढ़ाने में, बिल्कुल कुछ और मुझे नज़र ही नहीं आता है। ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? जस्ट अ मिनट, ये करेक्ट नहीं हो रहा। चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल और देखते हैं कि हमारे आर्टिकल का टाइटल क्या है और उसकी बाईलाइन क्या है, उसका सब टाइटल क्या है और क्या कह रहा है हमारा आर्टिकल। सबसे पहले आ जाता है टाइटल, और एज यूजुअल मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलिएगा जिससे कि आपकी रीडिंग भी जो है वो एनहांस हो। तो टाइटल हमारा कह रहा है डिफाइन द कॉन्टूअर्स ऑफ द हेट इन स्पीच। The Sudarshan news case is a chance to infuse clarity on offensive speech, hate speech and the exceptional cases. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिफाइन द कॉन्टूअर्स की बात कर रहा है। कॉन्टूअर्स होते हैं आपकी क्या, आप अगर यहाँ पे कॉन्टूअर्स को एग्जैक्ट तरीके से देखें तो होती है रूपरेखा। रूपरेखा क्या होती है, किसी भी चीज़ का एक स्केच। और कॉन्टूअर्स क्या होते हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे कि क्या होता है, हमारा जो चेहरा होता है ना, इसमें कॉन्टूअर्स होते हैं। जो हमारी गर्ल्स होंगी स्टूडेंट्स, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि शेड्स होते हैं ना, कॉन्टूअर हम करते हैं मेकअप में कि अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर देते हैं कि किस तरह से लाइट ज़्यादा पड़ेगी चेहरे में, नोज़ का शेप, ये सब चीज़ें कॉन्टूअर कर देते हैं, यानी कि अलग अलग इफेक्ट देते हैं, शेड्स देते हैं जिससे कि क्या होता है, चेहरा डिफाइंड लगता है। लेकिन कॉन्टूअर जो है वो उसको भी डिफाइन करता है कि आप किसी चीज़ को जो है रूपरेखा यानी कि उसका ब्रीफ स्केच जो है वो तैयार कर दें। तो कह रहा है डिफाइन द कॉन्टूअर्स ऑफ हेट इन स्पीच, यानी कि हेट की जो जितने भी कॉन्टूअर्स हैं, जितने भी शेड हैं, जितनी भी उसकी रूपरेखा है, किसकी, हेट की, नफरत की, किस चीज़ में, स्पीच में, बातों में, यानी कि जो बोली जाती है, यानी कि बातों में यूज़ होने वाली जो नफरत है उसको डिसाइड करना चाहिए, उसके शेड्स को डिसाइड करना चाहिए, ये कह रहा है। आगे देखते हैं, द सुदर्शन न्यूज़ केस इज
इज अ चांस टू इन्फ्यूज क्लैरिटी। जो सुदर्शन न्यूज का केस है, अब ये केस क्या है ये आगे देखेंगे। सुदर्शन न्यूज केस इज अ चांस, ये एक मौका है किस चीज का, इन्फ्यूज करने का। इन्फ्यूज करने का, किसी चीज में फिल करने का, किसी चीज में इंड्यूस करने का, या किसी नई चीज की शुरुआत करने का। और किस चीज का, क्लैरिटी का। क्लैरिटी की क्या करने के लिए, इन्फ्यूज करने के लिए, क्लैरिटी को फिल करने के लिए ये एक चांस है। किस चीज पे, ऑन ऑफेंसिव स्पीच यानी कि भड़काऊ भाषणों पे, भड़काऊ बातों पे, या फिर हेट स्पीच यानी कि नफरत भरी बातों पे, नफरत भरे भाषणों पे, एंड द एक्सेप्शनल केस, और कुछ अलग या अपवाद जो केसेस होते हैं उनमें। यानी कि जो हेट स्पीच होती है इसमें अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करने का टाइम आ गया है, ये मौका मिल चुका है, और इसमें हम इन्फ्यूज कर सकते हैं क्लैरिटी को, फिल कर सकते हैं क्लैरिटी को। किस वजह से, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ का जो केस हुआ है उससे हमें मौका मिल जाएगा कि क्या होता है भड़काऊ भाषण, क्या होता है नफरत भरा भाषण, और क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। On September 15, the Supreme Court of India injuncted a Hindi language television channel, Sudarshan News, from continuing its broadcast of a series titled Bindas Bol. This decision marked a departure from an order delivered on August 28, when the court said that it must be circumspect in imposing any prior restraint on speech, especially since statutory authorities were vested with powers to ensure compliance of the law, but circumstances changed. Following the court's original order, 4 episodes in the series were aired, portraying what the channel described as jihad conspiracy by Muslims to infiltrate इंडिया सिविल सर्विसेज। अब क्या कह रहा है देख लेते हैं। ऑन सितंबर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किस कहा के, भारत के इंजेक्टेड। अब इंजेक्टेड का मतलब होता है रोक देना, टू स्टॉप। इंजेक्ट होता है किसी चीज को शुरू करना, उसके अंदर डालना जिससे कि वो स्टार्ट हो पाए, लेकिन इंजेक्ट क्या है, रोक देना। तो इंजेक्ट और इंजेक्ट जो है आपके थोड़ा सा होमोफोन्स की तरह प्रोनाउंस हो रहे हैं, बट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इंजेक्टेड क्या है, रोक देना। तो क्या कह रहा है, 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, रोक दिया किस चीज को, हिंदी लैंग्वेज टेलीविजन चैनल को, हिंदी भाषा के एक टेलीविजन चैनल को, और उसका नाम क्या था, सुदर्शन न्यूज। तो ये चीज आपकी एज अ करंट अफेयर फ्रेम कर सकती है कि सुदर्शन न्यूज को जो है एयर होने से रोका गया नहीं, चैनल को एयर होने से नहीं, उसके एक प्रोग्राम को। फ्रॉम कंटिन्यूइंग, कि वो जारी रखे क्या चीज, इट्स ब्रॉडकास्ट, उसका प्रसारण। ब्रॉडकास्ट का मतलब है प्रसारण। ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज का प्रसारण। टाइटल, जिसका की टाइटल है बिंदास बोल। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को ये ऑर्डर दिया किसको, सुदर्शन चैनल को, सुदर्शन न्यूज वालों को, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज टेलीविजन चैनल है जिसकी की एक सीरीज आती है बिंदास बोल। उसके लिए बोला कि वो इसका ब्रॉडकास्ट जो है, इसका प्रसारण जो है रोक दें, कंटिन्यू ना करें। This decision marked a departure from an order delivered on August 28। ये जो निर्णय है उसने मार्क अ डिपार्चर। अब डिपार्चर जैसे हमारी ट्रेन ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, और ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। अगर ट्रेन हमारी डिपार्चर होती है तो क्या होती है, प्लेटफॉर्म से अलग हो जाती है ना। तो यही यहाँ पे बता रहा है, मार्क द डिपार्चर। उसने क्या है, चिन्हित किया एक अलगाववाद को या अलग होने को। क्या अलग करने को, फ्रॉम एन ऑर्डर, एक पिछले ऑर्डर से जो कि दिया गया था 28 अगस्त को। यानी कि जो नया ऑर्डर है वो पिछले ऑर्डर से एक अलग तरीके की चीज को जो है दिखाता है, जो ऑर्डर की 28 अगस्त को दिया गया था। उसमें क्या कहा गया था, व्हेन द कोर्ट सेड, जिसमें कि कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा था, दैट इट मस्ट बी सर्कमस्पेक्ट इन इम्पोजिंग एंड प्रायर रेस्ट्रेन ऑन स्पीच। की कोर्ट ने क्या कहा था कि एक सर्कमस्पेक्ट होना चाहिए, लोगों को अलर्ट होना चाहिए। सर्कमस्पेक्ट का मतलब है कि चौकस रहना, बिल्कुल चौकन्ना रहना। तो क्या कहलाएगा, मस्ट बी सर्कमस्पेक्ट इन इम्पोजिंग। इम्पोजिंग किस चीज के लिए उनको चौकन्ना रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि वो इम्पोज करें, किसी के ऊपर क्या करें, फोर्स करें, फोर्सफुली किसी के ऊपर इम्प्लाई करें कोई चीज। किस चीज की इम्प्लीकेशन की बात कर रहा है, फोर्सफुली प्रायर रेस्ट्रेन ऑन स्पीच की। यानी कि पहले से ही, रेस्ट्रेन का मतलब है रोक, और प्रायर का मतलब है कि पहले से किया जाने वाला, कि लोगों के वो ऊपर वो पूर्व संयम स्थापित करें। किस चीज का,
ऑन स्पीच, यानी कि हमको कोर्ट ने पहले 28 अगस्त को ये ऑर्डर दिया था कि लोगों को इस बात के लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि वो लोगों को बात मतलब कोई भी बात बोलने से पहले से ही ना रोक दें। और ये बात जो है उनकी प्रेजेंट ऑर्डर से क्या हो गई है, अलग जा रही है। स्पेशली सिंस स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज वो वेस्टेड विद पावर्स टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द लॉ, और खास करके तब जबकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की बात कर रहा है, वो क्या होती है, हमारी न्याय की जो वो होती हैं विधाएं। अथॉरिटीज का मतलब है जो अधिकार होते हैं हमारे न्याय करने वाले लोगों के पास, उनके पास क्या होता है, वर वेस्टेड, उनके पास ये अंतर्निहित होता है, उनके पास ये छुपा होता है। क्या छुपी होती है, विद पावर्स, उनके पास ये अधिकार जो है वो छुपे होते हैं, टू एंश्योर, जिससे कि वो सुनिश्चित कर सकें कंप्लायंस ऑफ द लॉ, कि लॉ जो है वो कंप्लायंस हो रहा है, यानी कि उसका क्या किया जा रहा है, अनुपालन हो रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि 28 अगस्त को उन्होंने एक ऑर्डर दिया था जिसमें कि उन्होंने क्या बोला कि लोगों को, वो किन लोगों को, जो कि हमारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होती हैं, यानी कि प्राधिकाएं होती हैं जो हमारी कानून की, उनको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि वो किसी के ऊपर फोर्सफुली किसी भी तरह की रोक टोक ना लगा पाए स्पीच के ऊपर, बातों के ऊपर, भाषण के ऊपर, स्पेशली कि तब जबकि उनके पास अधिकार होता है, उनके अधिकारों में अंतर्निहित होता है कि वो क्या है, लॉ को जो है अनुपालन करने को इंश्योर करवाएंगे, सुनिश्चित करवाएंगी। फिर कह रहा है, और क्यों ये बात कह रहे हैं, क्योंकि लॉ होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, क्या है हमारा ये राइट है, मॉरल राइट है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि ये उनके पास अधिकार होता है कि वो लॉ को सुनिश्चित करें, और इस लॉ को सुनिश्चित करने का भी अधिकार उनके पास है। तो उनको चाहिए कि वो किसी भी तरह की पूर्व रोक टोक लगाने के लिए, प्रायर रेस्ट्रेंट बोला है ना, कि पहले से ही कोई रोक टोक लगाने के लिए क्या कहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। फिर कह रहा है, बट सर्कमस्टांसेस चेंज, लेकिन सिचुएशन, परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थिति क्या है, बदल चुकी है, बदल गई। चेंज यूज कर रहा है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज कर रहा है, तो क्या है, परिस्थिति जो है बदल गई है। कैसे, फॉलोइंग द कोर्ट्स ओरिजिनल ऑर्डर, जो कि कोर्ट के ओरिजिनल ऑर्डर से अलग हो चुकी है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है फॉलोइंग द कोर्ट्स ओरिजिनल ऑर्डर, कोर्ट के जो ओरिजिनल ऑर्डर है उनको फॉलो करते हुए 4 एपिसोड्स इन द सीरीज वर एयर्ड, 4 एपिसोड सीरीज में, उस सीरीज में यानी कि जो बिंदास बोले उसमें 4 एपिसोड, 4 और किश्तें जो हैं वो एयर की गई, प्रसारित की गई। पोर्ट्रेइंग, जो कि दिखाती थी, चित्रित करती थी। पोर्ट्रेइंग का मतलब है सामने रखना, चित्रित करना, शो करना। What the channel described as a jihad conspiracy by Muslim to infiltrate इंडिया सिविल सर्विसेज। और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने चित्रित किया क्या, कि जो चैनल ने डिस्क्राइब किया था एज अ जिहादी कॉन्स्पिरेसी। जिहादी कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि जिहाद जो हम लोग के यहाँ चलता रहता है, हम लोग क्या नहीं, सॉरी, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में चलता रहता है, जो किसी भी कंट्री में हो सकता है, नॉट स्पेशली इन इंडिया। तो उसके बारे में क्या कहा कि उस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी होती है, यानी कि उस तरह के जो षड्यंत्र होते हैं, जिहादी षड्यंत्र होते हैं, मुबाई मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम्स द्वारा किए जाने वाले, टू इन्फिल्ट्रेट, जो कि घुसपैठ करते हैं हमारी सिविल सर्विसेज में, हमारी प्रशासनिक सेवाओं में। तो उन्होंने 4 जो है एपिसोड्स और चलाए, जिसमें कि उन्होंने अपनी बात को इस तरह से पॉइंट आउट किया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, to this allegation, the show added a number of evidently false statements. For example, it claimed that the upper age limit of Hindus attempting the civil service examination was 32 years, while the age limit for Muslims was 35. That Muslims was entitled to 9 attempts to the examination, when Hindus were entitled only to 6. These assertions, the court noted, were not only insidious but were also made in wanton disregard of the truth. Therefore, even on the face of it, the episode had brought the entire Muslim community into public hatred and disrepute, and in the process had breached the program code that regulated cable television. अब उन्होंने क्या किया, जैसे कोर्ट ने पहले ही ये निर्धारित किया हुआ था ना कि जो हमारी ये होती हैं अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको क्या कहना चाहिए, पहले से ही किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं लगाते रहना चाहिए लोगों के ऊपर। तो ये उनका पहले से कोर्ट का ऑर्डर था। तो इसको फॉलो करते हुए जो सुदर्शन न्यूज़ का बिंदास बोल सीरीज था, उन्होंने क्या किया कि 4 एपिसोड चला दिए, और उस 4 एपिसोड में उन्होंने ये दिखाया कि जो जिहादी मेंटालिटी होती है मुस्लिम्स में, वो किस तरह से हमारे घुसपैठ करती है प्रशासनिक सेवाओं के एग्जामिनेशन में। उसके बाद क्या किया कि कोर्ट ने उनके ऊपर बैन लगा दिया, रोक लगा दिया कि आप इस सीरीज को एयर करना बंद करिए, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे एक कम्युनिटी पर्टिकुलर क्या है, वो ऑफेंड हो रही है, उससे वो भड़क रही है।
तो क्या कह रहे हैं, टू दिस एलिगेशन, और ये जो एलिगेशन लगाया उनके ऊपर, इल्जाम लगाया किसके ऊपर, सुदर्शन न्यूज वालों के ऊपर, टू दिस एलिगेशन द शो एडेड अ नंबर ऑफ एविडेंटली फॉल्स स्टेटमेंट। और इस एलिगेशन पे क्या हुआ कि शो एडेड अ नंबर ऑफ एविडेंटली फॉल्स स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि जो शो था यानी कि जो सीरीज चल रही थी बिंदास बोल की, उसने ऐड किए क्या, एक कुछ और नंबर ऑफ मतलब कुछ और एविडेंटली फॉल्स स्टेटमेंट, जो कि खुले तौर पर, साफ तौर पर, सबूत के तौर पर फॉल्स स्टेटमेंट थे, यानी कि उनको साफ तौर से देखा जा सकता था कि वो गलत बातें थी। वो बातें क्या थी, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि इट क्लेम दैट, उसने ऐसा क्लेम किया, माना या साबित करने की कोशिश की, दैट अपर एज लिमिट ऑफ हिंदूज अटेम्प्टिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज 32 ईयर, कि जो अपर एज लिमिट है हिंदूज की, यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको जो अपर एज लिमिट मिलती है किस चीज़ की, एग्जामिनेशन की, क्या मिलती है, 32 ईयर्स, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है। हमारे यहाँ रिजर्वेशन चलता है अपर लिमिट के ऊपर, जो कि जितने भी रिजर्वेशन है हमारे देश में वो सब उस पर अप्लाई होते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कोई बाइफर्केशन नहीं है। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। वाइल द एज लिमिट ऑफ मुस्लिम वाज 35, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि मुस्लिम्स की एज जो है वो 35 साल है। फिर कहा द मुस्लिम्स वर एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब है कि उनको इस बात का अधिकार मिला हुआ है, या फिर उनको क्या है, इस बात का हकदार है वो इस बात के। तो क्या है, मुस्लिम जो है हकदार है किस चीज़ के, 9 अटेम्प्ट्स के। अटेम्प्ट का मतलब है जो जाके एग्जाम देने के जो वो होते हैं, चांसेस होते हैं, उसकी बात कर रहा है। मुस्लिम्स को क्या है, 9 चांसेस मिलते हैं एट द एग्जामिनेशन, व्हेन हिंदूज वर, जबकि हिंदूज को कितने मिलते हैं, एंटाइटल्ड ओनली टू 6, की उनको केवल 6 मिलते हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दीज असर्शंस, इस तरह के जो असर्शंस हैं, यानी कि इस तरह की जो बातें की गई हैं, जो इस तरह के गलत इल्ज़ामों को लगाया गया है, फोर्स किया गया है बातों को, या फिर दावे किए गए हैं। असर्शन हम पहले भी वोकैबुलरी के सेशन में लेकर आ चुके हैं, जिसका मतलब होता है क्या, दावे किए गए हैं। क्या कह रहा है, दीज असर्शंस द कोर्ट नोटेड, इन असर्शंस को, इन दावों को कोर्ट ने नोटिस किया, कोर्ट ने माना, वर नॉट ओनली, वो ना सिर्फ इंसीडियस थे, इंसीडियस का मतलब है कि गलत भावना से किए गए थे, अंदर कोई छल था उनके, इंसीडियस का मतलब है कपट भावना से, कपटी, गलत, छल से भरे हुए थे, बट वर ऑल्सो, लेकिन वो और भी थे, क्या थे, मेड इन, जो कि किए गए थे वैंटन डिसरिगार्ड। वैंटन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भारी उपेक्षा में किए गए, डिसरिगार्ड का मतलब होता है उपेक्षा, और वैंटन का मतलब बहुत ज़्यादा उपेक्षा, जिसको कहते हैं अगर हिंदी में आप देखें तो प्रचंड होता है ना, तो प्रचंड उपेक्षा में किए गए। यानी कि वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में इस तरह के बाइफर्केशन करने का उनका मकसद ये था कि वो ना ही सिर्फ गलत भावना से भरे हुए थे, बल्कि वो ये भी कर रहे थे कि प्रचंड दुर्भावना से, प्रचंड उपेक्षा से भी भरे हुए थे। और किस चीज़ की, ऑफ द ट्रूथ, उपेक्षा किस चीज़, उपेक्षा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, और किस चीज़ की नेग्लिजेंस हुई है यहाँ पे, ट्रूथ की, जो कि सच्चाई है। देयरफॉर, इसलिए, इवन ऑन द फेस ऑफ इट, अब ये ऑन द फेस ऑफ इट क्या है, आपका फ्रेज है, फ्रेज देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि अगर आप सारी बातों को नहीं जानते हो और केवल ऊपरी तौर पर कोई कमेंट कर दे रहे हैं, यानी कि केवल फेस वैल्यू को देखकर, फेस वैल्यू का क्या मतलब है कि जो चीज़ आपके सामने है बस आपने उसको देख के कमेंट कर दिया, बल्कि अंदर की सारी बात नहीं जानी, तो ऑन द फेस ऑफ इट कहलाता है उसको। क्या कह रहा है, इवन ऑन द फेस ऑफ इट द एपिसोड हैड ब्रॉट द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी इनटू पब्लिक हेट्रेड एंड डिसरेप्यूट। फिर क्या कह रहा है, इवन अगर इसको ऊपरी तौर पर ही देखा जाए और अंदर ना जाया जाए, तब भी क्या है, द एपिसोड, जो किश्तें चली हैं, एपिसोड्स का मतलब है ना जो बारी बारी करके आता रहता है, वो क्या है, उन्होंने क्या किया, हैड ब्रॉट, उन्होंने क्या है, सामने लाया है या उन्होंने खींच लिया है, किस चीज़ को, एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरी मुस्लिम समाज को खींच लिया है, किस चीज़ में, इनटू पब्लिक हेट्रेड, यानी कि सामाजिक तौर पर नफरत फैलाने वाले उसमें खींच लिया है, उन्होंने जकड़ लिया है, एंड डिसरेप्यूट, और डिसरेप्यूट का क्या मतलब होता है कि बदनामी की बात कर रहा है, यानी कि उनकी रेप्यूटेशन को क्या किया है, हैम्पर किया है। देखिए, रेप्यूट होता है ना आपका रेप्यूटेशन, जिसका मतलब होता है इज्जत, नाम होना, अच्छा नाम होना, लेकिन डिसरेप्यूट है यानी कि नाम को खराब करना, यानी कि बदनामी है। तो क्या कह रहे हैं कि उनके इस तरह के एपिसोड्स ने क्या किया है, साफ तौर पर अगर इनको ऊपर से ही देखा जाए तो उन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को अंदर अपने खींच लिया है, किस चीज़ के अंदर, कि पब्लिक हेट्रेड में, यानी कि सामाजिक रूप से क्या हो, नफरत फैले रोगों में, और डिसरेप्यूट किया है उन्होंने, यानी कि गलत बयानबाजी की है या उनकी क्या की है, बदनामी की है मुस्लिम्स की। फिर कह रहे हैं एंड, और इन द प्रोसेस ऑफ, और इसी क्रम में,
हैड ब्रेच्ड द प्रोग्राम कोड। ब्रेच्ड का मतलब होता है धोखा देना, उस चीज से अलग कोई काम कर देना, या फिर आपके ऊपर जो रूल लगाए हैं आप उनको ना फॉलो करें, यानी कि अवहेलना करना, किसी चीज को खारिज कर देना, ना मानना। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कोई होता है तो जो उसके रूल्स होते हैं अगर आप उनको ना माने तो वो कहलाता है आपका ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या किया आपने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को फॉलो करने से इनकार कर दिया। तो क्या किया इन्होंने, उस सीरीज ने, उन एपिसोड्स ने ब्रेच द प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड का मतलब ये है कि प्रोग्राम को चलाए जाने वाले जो नियम है, कोड का मतलब यहाँ पे रूल से है, यानी कि प्रोग्राम को चलाए जाने वाले जो रूल्स हैं उनको भी उन्होंने क्या किया है, उनकी भी अवहेलना की है। दैट रेगुलेटेड द केबल टेलीविजन, और कौन से रूल्स, जो कि केबल टेलीविजन के प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है डेलिनिएटिंग द एम्बिगुअस the channel's contempt for facts and its attempt to denigrate Muslims might appear to be an obvious case of hate speech, but our law presents several complications when an attempt is made to distinguish permissible speech from hateful criminal conduct. The Supreme Court's own past precedent has scarcely helped clarify matters. This case therefore represents something of an opportunity to infuse clarity in our legislation by identifying the distinction between merely offensive speech and hate speech, and by making clearer still those categories of exceptional cases where the Constitution permits prior restraint. To be sure, this exercise has to be delicately handled, but it is fraught with difficulties must not deter the court from delineating what has long remained ambiguous. अब डेलिनिएटिंग क्या होता है, डेलिनिएटिंग आपका होता है किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ को पोर्ट्रे करना। अगर आप साफ साफ किसी चीज़ को दिखा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। पोर्ट्रे की बात करें, एम्बिगुअस हमेशा आ चुका है, कितनी बार आ चुका है, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि अनक्लियर चीज़ को दिखाता है, यानी कि अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो एम्बिगुअस कहलाएगी। तो क्या कह रहा है कि डेलिनिएटिंग यानी कि साफ किया जाना चाहिए किन चीज़ को, जो चीज़ अस्पष्ट है। द चैनल्स कंटेम्प्ट फॉर फैक्ट्स, कंटेम्प्ट में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, अवहेलना होता है। किसी तरह के अगर आप नियमों को नहीं मान रहे हैं तो अवहेलना, किसी तरह के नियमों को अगर आप नहीं मान रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट कहलाता है, और ये स्पेशली हम लोग नियम के लिए ही यूज़ करते हैं। तो क्या कह रहा है, द चैनल्स कंटेम्प्ट फॉर फैक्ट्स, यानी कि चैनल ने जो अवहेलना की है फैक्ट्स की, नियमों की, सिस्टम की, एंड इट्स अटेम्प्ट टू डेनिग्रेट मुस्लिम्स, और उसका ये जो अटेम्प्ट था, जो ये उसका कृत्य था, जो उसकी ये पहल थी, क्या करने के लिए, डेनिग्रेट करने के लिए। डेनिग्रेट का मतलब है बदनाम करना। बदनाम करने की जो उसकी पहल थी, जो उसकी कोशिश थी, किसको बदनाम करने की, मुस्लिम्स को, वो क्या है, माइट अपियर, वो दिख सकती है, टू बी एन ऑब्वियस केस ऑफ हेट स्पीच, वो देखी जा सकती है कि ये एक खुले तौर पर एक केस है किस चीज़ का, हेट स्पीच का, यानी कि नफरत भरी बातों का, नफरत भरे भाषणों का। But our laws present several complications when an attempt is made to distinguish permissible speech from hateful criminal content. लेकिन जो हमारा कानून है वो प्रेजेंट करता है, सामने लाता है या फेस करता है several, बहुत सारे complications को। complication का मतलब है कठिनाइयाँ, जटिलताओं को कब फेस करता है, when an attempt is made, जबकि एक कोशिश की जाती है, attempt का मतलब है कोशिश की जाती है, when an attempt is made to distinguish, अलग करने की कोशिश की जाती है, किस चीज़ को अलग करने की, परमिसेबल स्पीच, यानी कि क्या चीज़ परमिट है, किन चीज़ों को हम हेट स्पीच की तरह नहीं मानते हैं इसको, और किस चीज़ से अलग करती है ये बात, फ्रॉम हेटफुल क्रिमिनल कंडक्ट, और या फिर जो किससे अलग करना, जो कि हेटफुल क्रिमिनल कंडक्ट होते हैं, यानी कि गलत भावना से किए गए जो नफरत भरे कंडक्ट होते हैं, कृत्य होते हैं, जो कि क्रिमिनल होते हैं, यानी कि अलग तरह से माने जाते हैं, जिनको कि हम दोषी ठहराते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि जैसे कि ये जो साफ दिख रहा है कि ये केस है कि मुस्लिम समुदाय को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, ये ऑब्वियस केस है इस चीज़ का, हेट स्पीच का, नफरत भरी बातों का, भाषणों का। लेकिन जो हमारा लॉ है वो कई तरह की जटिलताओं का सामना करता है, कठिनाइयों का सामना करता है, जबकि ये कोशिश करता है अलग करने के लिए, क्या अलग करने के लिए, कि परमिसेबल स्पीच को, यानी कि जो चीज़ परमिट है, और किससे अलग करने के लिए, हेटफुल क्रिमिनल कंडक्ट से, यानी कि नफरत फैलाए जाने वाले क्रिमिनल कंडक्ट से, क्रिमिनल कृत्यों से। फिर आगे क्या रहा है, द सुप्रीम कोर्ट्स ओन पास्ट प्रेसिडेंट हैज स्कार्सली हेल्प्ड क्लैरिफाई द मैटर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो अपना खुद का पिछला पूर्व टाइम है, पास्ट है, उनका बीता हुआ समय है,
प्रेसिडेंटेड की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। प्रेसिडेंट का क्या मतलब हो गया है यहाँ पे कि जैसे किसी चीज़ को पहले से अगर कोई बात की जा रही है तो उसको हम प्रेसिडेंट कह लेंगे कि वो क्या कर रहा है, हैज़ स्कार्सली, उसने शायद ही, स्कार्सली का मतलब है शायद ही, बहुत ही कम तौर पर हेल्प किया है या कोशिश की है क्या करने की, क्लैरिफाई करने की, किसी भी मैटर को साफ करने की। फिर कह रहा है दिस केस, ये मुद्दा, देयरफॉर, इसलिए हो जाता है, या फिर रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, समथिंग, कुछ ऐसा, ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, एक तरह के मौके को दिखाता है। किस चीज़ के मौके को, टू इन्फ्यूज क्लैरिटी, कि क्लैरिटी जो है वो इन्फ्यूज की जाए, फिल की जाए इन आवर लेजिस्लेशन, हमारे कानूनों में, बाई आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन, और कैसे ये करेंगे कि आइडेंटिफाई करें, खुले तौर पर समझें डिस्टिंक्शंस को, डिफरेंसेस को, बिटवीन किस चीज़, किन दोनों चीज़ों के बीच में, मियरली ऑफेंसिव, कि शायद ही कोई भड़काऊ बात की गई है, स्पीच की बात कर रहा है, शायद ही कोई भड़काऊ स्पीच की बात है, या फिर हेट स्पीच की, यानी कि हमारे कोर्ट के पास अब ये मौका है कि वो नफरत वाली बातों को या फिर भड़काऊ बातों के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए अब कुछ काम कर लें। और क्या है, एंड बाई मेकिंग क्लियरर, और ज़्यादा वो क्लियर करें, स्पष्ट करें किस चीज़ को, स्टिल दोज, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट कैटेगरीज हैं, अलग अलग तरह की क्या हैं, डिफ्रेंसिएशंस हैं या लेवल्स हैं, उनको क्या करें और क्लैरिफाई करें, ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, की कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि अपवाद बनते हैं, उनको डिफाइन करें। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ की जो हमारा संविधान है वो परमिट करता है, आज्ञा देता है, प्रायर रेस्ट्रेन को, पहले से क्या किए जाने वाली, पहले से एक रोक स्थापित किए जाने वाले अधिकारों को, कि कह रहे हैं कि क्लैरिफाई करें पहले तो कि क्या भड़काऊ है, क्या हेट्रेड भरा है, और ये भी क्लियर करें कि प्रायर रेस्ट्रेन यानी कि पहले से स्थापित किए जाने वाला जो कंट्रोल है उसकी क्या डेफिनेशंस हैं, इसको भी क्लियर करें। फिर कह रहा है टू बी श्योर, पक्का होने के लिए, कंफर्म होने के लिए क्या है, दिस एक्सरसाइज, ये जो काम किया जाएगा, जो कि इन्होंने ऊपर पूरा बोला है, हैज़ टू बी डेलिकेटली हैंडल्ड, इसको क्या करना है, बहुत नाजुकता के साथ हैंडल करना है। हैंडल का मतलब है किसी चीज़ के साथ डील करना, और डेलिकेटली का मतलब है कि सेंसिटिव मैटर है तो इसको बहुत संभाल कर देखना चाहिए। डेलिकेटली का मतलब है संभाल कर देखना चाहिए, हैंडल किया जाना चाहिए, डील किया जाना चाहिए। बट इट इज़ फ्रॉट विद डिफिकल्टीज मस्ट नॉट डिटर, अब लेकिन क्या है, इट इज फ्रॉट विद, फ्रॉट का मतलब है भरा हुआ, ये भरा हुआ है डिफिकल्टीज से, मुश्किलों से, इस चीज़ को मस्ट नॉट डिटर, ये चीज़ नहीं रोकनी चाहिए, यानी कि जो मुश्किलों से भरा हुआ ये सब्जेक्ट है, ये मुश्किलों को नहीं रोकना चाहिए, मस्ट नॉट डिटर द कोर्ट फ्रॉम डेलीनिएटिंग, कोर्ट को नहीं रोक पाना चाहिए किस चीज़ से, कि कोर्ट डेलीनिएट कर पाए, सुनिश्चित कर पाए क्या चीज़, व्हाट हैज़ लॉन्ग रिमेन्ड एम्बिगुअस, उस चीज़ को डिटरमाइन कर पाए जो कि इतने दिनों से क्या था, एम्बिगुअस था, अस्पष्ट था। यानी कि जितनी भी मुश्किलें हैं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्ट को रोक ले किसी भी तरह की क्लैरिफाई सिचुएशन को क्लैरिफाई करने से। आगे कह रहा है अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच विल हैव टू बी ग्लीन्ड बाय इंटरप्रेटिंग आवर लॉज इन कंजंक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल right to free speech, but in attempting to draw a line it might be valuable to study the basic thesis that undergirds लिखा हुआ है, grids मत पढ़ लीजिएगा, undergirds a consensus across most liberal democracies, while the notable exception of the United States on why states must deny protection to hate speech. This view is predicated on the philosophical defense which is perhaps best exemplified in the works of the scholar Jeremy Waldron. आगे क्या कह रहा है कि ये जो हमारे डेफिनेशन है, वर्किंग डेफिनेशन का ये मतलब है कि ऐसी कोई डेफिनेशन, ऐसी कोई परिभाषा बनाई जाए जो कि क्या हो, हर जगह अप्लाई हो। वर्किंग डेफिनेशन का मतलब है कि वो अप्लाई हो पाए, वर्क हो पाए, ऐसी कोई परिभाषा, ऐसा कोई नियम जो है उनको सुनिश्चित करना चाहिए। तो उसके लिए कह रहा है अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच, यानी कि हर जगह अप्लाई हो पाने वाली हेट स्पीच की डेफिनेशन को, कि क्या चीज़ हेट स्पीच है एक्चुअली में। कभी हो गया कि नहीं हमने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन क्या है वो हेट स्पीच होती है। तो ये चीज़ कैसे डिफाइन होगी कि ये बात हल्के में ही कही जा रही है या नफरत भरी भावना से कही जा रही है। तो इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए एक वर्किंग डेफिनेशन होनी चाहिए, एक सूटेबल डेफिनेशन या परिभाषा होनी चाहिए जो कि हेट स्पीच के बारे में क्लियर करे कि वो एक्चुअली में है क्या। फिर कह रहा है ये चीज़ अगर डिटरमाइन हो पा रही है
विल हैव टू बी ग्लीन्ड बाई। अब ग्लीन बाई का क्या मतलब है कि ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि हर तरफ से उसके बारे में हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, हर तरह की चीज़ों को इवेल्युएट करके। ग्लीन्ड का मतलब है कि हर तरह की चीज़ों को इवेल्युएट करके अगर आप कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो ग्लीन्ड बाई कहलाएगा। और किन चीज़ों को इवेल्युएट करने की बात कर रहा है, इंटरप्रेटिंग आवर लॉज। इंटरप्रेटिंग का यहाँ पे मतलब है कि एक्सप्लेन करने से है, यानी कि फुल्ली अगर कोई बात एक्सप्लेन की जा रही है तो इंटरप्रेट कर रहे हैं हम उसको। और इंटरप्रेट किन चीज़ों को, हमारे कानूनों को। यानी कि ये डेफिनेशन जो आनी चाहिए वो ग्लीन्ड करना चाहिए, क्या हर तरफ की चीज़ों को टटोल कर ढूंढ कर निकाली जानी चाहिए। और हमारे, और कैसे हम ये चीज़ें टटोलेंगे, ढूंढेंगे, निकालेंगे, हम अपने जो लॉज हैं, कानून हैं, उनको अच्छी तरह से समझें, एक्सप्लेन करें इन कंजंक्शन विद। कंजंक्शंस जैसे हमारे होते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में, जिनसे कि हम दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ पाते हैं। तो कंजंक्शन क्या दिखाता है, एडिशन को दिखाता है, किसी चीज़ के मिलने को दिखाता है, जुड़ने को दिखाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है इन कंजंक्शन विद, यानी कि इन एडिशन विद, इसी क्रम में आगे उन्हें क्या करना चाहिए, इन कंजंक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री स्पीच। और इसी क्रम में उनको ये भी देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार क्या है फ्री स्पीच के। यानी कि हर कोई कह देता है ना हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन क्या करना चाहिए, उनको ये भी इवेल्युएट करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या, उसकी डेफिनेशन को भी इवेल्युएट करना चाहिए। फिर कह रहे हैं बट इन अटेम्प्टिंग टू ड्रॉ अ लाइन, लेकिन एक प्रयास में, अटेम्प्टिंग का मतलब कोशिश, प्रयास में क्या है, ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मतलब है लिमिट डिसाइड करने की बात कर रहा है। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दी थी ना उन्होंने कि सीता जी इसके पार न जाए, तो आप ड्रॉ अ लाइन को उसी तरह से समझिए कि किसी सीमा को स्थापित करने के लिए, लिमिट को स्टैब्लिश करने के लिए बात कर रहा है। कि ड्रॉ अ लाइन क्या कह रहा है, इस कोशिश में कि एक लाइन, एक दायरा सुनिश्चित किया जा सके। इट माइट बी वैल्यूएबल, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हो जाता है। किस, क्या, टू स्टडी, की पढ़ा जाए, अच्छे से देखा जाए, समझा जाए। क्या देखा जाए, द बेसिक थीसिस, एक बेसिक जिसके ऊपर की ग्राउंड स्टैब्लिश है, उस तरह की थीसिस। थ्योरी का थीसिस का मतलब है थेरी। थेरी क्या होती है आपकी, कि बहुत एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ का, उसको आप हर एंड से इवेल्युएट करते हैं और फिर अपना एक थीसिस बनाते हैं, एक थेरी बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, बेसिक थीसिस को जो है इवेल्युएट किया जाना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए अच्छे से। दैट अंडरगर्ड्स, अंडरगर्ड का यहाँ पे ये मतलब है कि जो कि सपोर्ट करती है या फिर जो कि फाउंडेशन बनाती है किसी चीज़ का। किस चीज़ का, अ कंसेंसस। दैट अंडरगर्ड्स अ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है सर्वसम्मति, जिसमें कि हर कोई राजी हो। इस तरह की चीज़ों को वो क्या करे, अंडरगर्ड करे, यानी कि उन चीज़ों की फाउंडेशन बनाए अक्रॉस मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज। और ये स्टडीज़ हमें किस तरह से करनी चाहिए, जितनी भी ज़्यादा सबसे स्वतंत्र डेमोक्रेसीज हैं उन सब की स्टडी को लेकर हमें ये, उन सब डेमोक्रेसीज को, लिबरल डेमोक्रेसीज को पढ़कर हमें इस तरह के फाउंडेशंस को इस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर कह रहा है विद द नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, लेकिन इसी जगह वो कह रहा है कि हाँ इसके साथ ही हम क्या करें, नोटेबल एक्सेप्शन यानी कि महत्वपूर्ण अपवाद को, किसके अपवाद को, यूनाइटेड स्टेट्स के, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो किए जाने वाले जो अपवाद हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। ऑन वाई स्टेट्स मस्ट डिनाई प्रोटेक्शन ऑफ हेट स्पीच, जिसमें कि किस चीज़, किस संदर्भ में ये बात ध्यान रखनी चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले कहते हैं कि क्यों हमें करना चाहिए, स्टेट्स यानी कि जो हमारे राज्य हैं, कमिटीज़ हैं, अधिकार क्षेत्र वाली चीज़ें हैं, उनको क्यों डिनाई करा जाना चाहिए, किस चीज़ से, कि प्रोटेक्शन टू हेट स्पीच, यानी कि प्रोटेक्शन टू हेट स्पीच के लिए क्या उनको चाहिए, प्रोटेक्शन ही क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा माना जाता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमें इसको एक्सेप्शन की तरह से देखना चाहिए। फिर कह रहा है दिस व्यू इज प्रेडिकेटेड, ये जो हमारा व्यू है ये क्या है, प्रेडिकेटेड है, यानी कि वो बेस्ड है किसी चीज़ पे। प्रेडिकेटेड का मतलब है बेस्ड। अब ऑन तुरंत बोल दिया ना, तो प्रेडिकेटेड ऑन यानी कि बेस्ड ऑन अ फिलोसॉफिकल डिफेंस, विच इज, फिलोसॉफिकल मतलब सैद्धांतिक रूप से की गई ऐसी बातों को, डिफेंस यानी कि आपस में जब अलग अलग दो बातें की जाएं या ऐसी बातें की जाएं कि बिल्कुल क्लियर चीज़ें निकल के आ जाए। डिफेंस का मतलब कि एक दूसरे की विरोधाभासी भी हो लेकिन चीज़ों को क्लियर करने के लिए की जा रही हो। सैद्धांतिक डिफेंस विच इज परहैप्स, जो कि शायद बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड इन द वर्क्स ऑफ
इन द वर्क्स ऑफ द स्कॉलर जेरमी वॉल्ड्रन, जो कि एग्जाम्पलीफाई होता है, साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसका कि एक अच्छा उदाहरण हो सकता है क्या, उनका काम, किसका काम, एक स्कॉलर का, विद्वान का, जिनका की नाम है जेरमी वॉल्ड्रन। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। In Professor Waldron's definition, hate speech refers to utterance that incite violence, hatred, or discrimination against people on the basis of their collective identity, be it race, ethnicity, religion, gender, or sexuality. In Professor Waldron, अभी पीछे जेरमी वॉल्ड्रन की बात की है, उनकी डेफिनेशन में, उनकी परिभाषा में जो हेट स्पीच है वो क्या बताती है, रिफर्स टू क्या बताती है, अटरेंस यानी कि खुले तौर पर किसी बात का कहा जाना, और कैसी बातें कहा जाना, दैट इनसाइट्स, जो कि शुरुआत करती हैं। इनसाइट का मतलब है शुरुआत करना, किसी चीज़ को बुरी तरह से भड़का देना, जो कि भड़काती हैं क्या, वायलेंस यानी कि जो मारपीट लोग आपस में करने लगते हैं, हेट्रेड नफरत को, और या फिर डिस्क्रिमिनेशन अलगाववाद, अगेंस्ट किन लोगों में, अगेंस्ट पीपल यानी कि लोगों में अलगाववाद को भड़काती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, और किस बेसिस पे भड़काती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का ये मतलब है किसी पर्टिकुलर समुदाय से, संस्था से, संघ से बिलोंग करने वाले लोगों की बात कर रहा है। कलेक्टिव मतलब एक तरह से जैसे हमारा कलेक्टिव नाउन होता है ना, कि हमने सैनिक बोल दिया तो सैनिक कुछ भी हो सकते हैं, कहीं के भी सैनिक हो सकते हैं, वो एक तरह से कलेक्टिव नाउन हो गया। स्टूडेंट्स क्या हो गए, एक समुदाय की बात कर रहा है, एक तरह के वर्क की, डिफरेंट एक कमिटी की बात कर रहा है, कम्युनिटी की बात कर रहा है, तो कलेक्टिव उसी तरह में है। जैसे कि हिंदूज क्या हो गए, एक तरह से कलेक्टिव नाउन हो गया हिंदू धर्म, मुस्लिम्स एक तरह से कलेक्टिव नाउन हो गए, बुद्धिस्ट क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, कि उसमें सबको कलेक्ट करके एक साथ बात की जा रही है, वो किसी भी उसको बिलोंग कर सकते हैं, कास्ट को और सिस्टम को। तो कह रहा है देयर कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि एक तरह से उनको जब अलग देखा जाता है, बी इट रेस, और किस वजह से, कि रेस की वजह से, जो रेसिज्म होता है ना लोगों में, कि क्या है, कॉम्प्लेक्शन वगैरह की बात करने लगते हैं। फिर एथनिसिटी, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं यानी कि नस्लवाद की बात करता है कि उनकी नस्ल क्या है। रिलीजन यानी कि धर्म की बात कर रहा है। जेंडर यानी कि लोगों का क्या है, वो क्या है, फीमेल है, मेल है या अदर है। सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं कि उनका सेक्सुअली क्या इंक्लिनेशन है। उन बेसिस पे अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये सारी चीज़ें प्रोफेसर वॉल्ड्रन के हिसाब से, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से हेट स्पीच में आती हैं। फिर कह रहे हैं he says the limitation in these cases should be restricted to those categories of minorities who are vulnerable। वो ये कहते हैं कि limitations यानी कि जो दायरे हैं, सीमाएं हैं, इन केसेस में, इन किन केसेस में, ये हेट्रेड वाले केसेस में, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, उनको सीमित किया जाना चाहिए, टू दोज कैटेगरीज, उन कैटेगरीज तक, उन लोगों तक, श्रेणियों तक, ऑफ माइनॉरिटीज, जो कि माइनॉरिटीज हैं, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यकों में, हु आर वल्नरेबल, जो कि क्या है, किसी भी संकट को झेलने के लिए ओपन है। यानी कि अगर माइनॉरिटीज होती है, उनके लोग कम होते हैं, तो ऑब्वियसली सारे लोग मिलकर अगर उनके ऊपर हावी हो जाएंगे तो वो क्या होंगी, अपने को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि इन केसेस में जो लिमिटेशंस होते हैं, जो दायरे होते हैं किनके, सुरक्षा देने के या कानून बनाने के, वो उनकी तरफ होने चाहिए जो कि वल्नरेबल कमिटीज़ हैं, यानी कि जो खतरे को ज़्यादा फेस करने के लिए ओपन है, उन कमिटीज़ की तरफ होना चाहिए। अंडर दिस कंसेप्शन, कॉन्सेप्ट से बना है कंसेप्शन, इस तरह की विचारधारा में, अ मियरली ऑफेंसिव स्टेटमेंट वुड नॉट क्वालिफाई एज हेट स्पीच। अ मियरली एक छोटा सा या फिर सिर्फ एक ऑफेंसिव भड़काऊ स्टेटमेंट, भड़काऊ बात, वाक्य, वुड नॉट क्वालिफाई, वो क्वालिफाई नहीं करेगा, वो नहीं इस बात को स्पष्ट करेगा कि ये एक हेट स्पीच है, यानी कि नफरत फैलाने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अ मॉकरी ऑफ बुद्धिज्म टेनेट्स, यानी कि मॉकरी का मतलब है मजाक करना, व्यंग करना, छेड़ना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, किसके ऊपर, ऑफ बुद्धिज्म टेनेट्स, यानी टेनेट्स का मतलब है किसी भी तरह के जो हमारे रूल्स होते हैं या सिद्धांत होते हैं। तो बुद्धिज्म के सिद्धांत पे अगर किसी ने छोटा सा एक मजाक कर दिया, व्यंग कर दिया, छेड़ दिया उसको, वुड नॉट बी लाइबल, वो नहीं लाइबल होगा। लाइबल का मतलब वुड नॉट बी इलीगल, वो इलीगल नहीं होगा। क्या है कि वो कानून से ऊपर नहीं होगा, सिंपली बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि इट ऑफेंड्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ दिस प्रैक्टिशनर्स, कि वो क्या है, वो छेड़ता है या भड़काता है किस चीज़ को, लोगों की सेंसिबिलिटी को, समझ को, इस तरह के प्रैक्टिशनर्स को, यानी कि बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोगों की बात कर रहा है, प्रैक्टिशनर की, उनकी क्या है, बुद्धिमानी को, समझदारी को अगर वो ऑफेंड कर रहा है तो वो किसी भी तरह से भड़काऊ स्पीच में नहीं आएगा।
ऑन द अदर हैंड वही दूसरी तरफ कह रहे हैं स्पीच दैट डिस्क्राइब्स ऑल बुद्धिस्ट, एक ऐसी बात या इस तरह के भाषण जो कि डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं सारे ही बुद्धिस्ट को, ऑल बुद्धिस्ट अमोरल वुड क्वालिफाई। अमोरल का मतलब है जो कि क्या है, गलत है, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कहता है, अमोरल का मतलब है कि जो कि अच्छी बातें नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है, जो किसी कम्युनिटी को भी हार्म कर रहा है। मॉरल का ऑपोजिट है अमोरल। तो क्या कह रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें बुद्धिज्म के बारे में कहते हैं तो वो हेट स्पीच की तरह से मानी जाएंगी। फिर कह रहा है सिमिलरली, इसी तरह से अ वर्क ऑफ सटायर, सटायर का मतलब होता है कोई भी व्यंग, जो व्यंग होते हैं आपके उनको क्या कहते हैं, हम सटायर कहते हैं। कि एक कोई काम जो व्यंग का हो ऑन अ रिलीजियस फिगर, किसी रिलीजियस फिगर, किसी धर्म से रिलेटेड फिगर के ऊपर या उससे रिलेटेड इंसान के ऊपर, दैट आउटरेजेस, जो कि भड़काता है, आउटरेज का मतलब भड़काता है, द सेंटीमेंट्स ऑफ, उसके सेंटीमेंट्स को, उसकी अपनी भावनाओं को, या फिर उसके फॉलोअर्स की, ऑफ हिज फॉलोअर्स, उसके फॉलो करने वाले लोगों की भावनाओं को भड़काता है, विल बी सेफ गार्डेड, उसको माना जाएगा। फिर क्या कह रहा है, बट स्पीच, लेकिन वो क्या कहे, उसको सेफ गार्ड किया जाएगा, यानी कि उसको सुरक्षित किया जाएगा कि नहीं चलो ठीक है। लेकिन बट स्पीच दैट विलीफाइज, लेकिन इस तरह की स्पीच जो डिफेम करती है, विलीफाई का मतलब है डिफेम करना, किसी की भी जो नाम है उसको खराब करने के लिए बात कर रहा है। लेकिन इस तरह की बातें जो डिफेम करती हैं एन एंटायर कम्युनिटी, एक पूरे समुदाय को, बाय डिस्क्राइबिंग देम, और कैसे कि उनको कहा जाए, क्या कहा जाए, एंटी नेशनल्स, कि उनको एंटी नेशनल कह दिया जाए, वुड गो अनप्रोटेक्टेड, उनको हमारे कानून में किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि पीछे क्या किया उन्होंने, मुस्लिम्स के ऊपर एक भड़काऊ बात कह दी, तो वो क्या है, वो अनप्रोटेक्टेड जाएगा, वो एंटी नेशनल्स मानी जा रही है, तो इनको हमारे कानून में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। फिर कह रहे हैं दिस इज बिकॉज हेट स्पीच एज प्रोफेसर वॉल्ड्रन आर्ग्यूज अटैक्स टू की टेनेट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द गारंटी ऑफ इक्वल डिग्निटी टू ऑल एंड द पब्लिक गुड ऑफ इंक्लूसिवनेस। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है कि जो हेट स्पीच है किसके हिसाब से, एज प्रोफेसर वॉल्ड्रन आर्ग्यूज, जैसा कि हमारे प्रोफेसर वॉल्ड्रन जो है वो आर्ग्यू करते हैं, तर्क रखते हैं, अटैक्स टू की, वो अटैक करती हैं, हमला करती हैं दो की टेनेट्स पे, टेनेट्स का मतलब है सिद्धांतों पे, दो मुख्य सिद्धांतों पे हमला करती हैं, किस चीज के, ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक क्या लोकतंत्र गणराज्य पे हमला करती हैं, किस तरह से, दो तरह से, और वो दो क्या चीजें हैं, द गारंटी ऑफ इक्वल डिग्निटी टू ऑल, जिसमें कि लोकतंत्र में गारंटी दी जाती है, अश्योरेंस दी जाती है, निश्चित किया जाता है कि इक्वल डिग्निटी है, सबकी क्या है, गरिमा बराबर है, हर किसी को समान माना जाएगा, इस चीज पे पहले तो वो हमला करती है। और दूसरा, द पब्लिक गुड ऑफ इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको बराबर मान रहे हैं, लेकिन हम आपको बराबर मौके भी दे रहे हैं, जो भी काम हम करते हैं वो काम आप भी कर सकते हैं, तो इंक्लूसिवनेस का यही मतलब होता है। जैसे फेमिनिज्म होता है ना, लड़कियां फेमिनिज्म करती रहती हैं, तो वो क्या होता है, वो इंक्लूसिवनेस की जो है इच्छा चाहती हैं। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि उनको भी शामिल किया जाए, जैसे कि हमारी सेना में पहले होता था ना कि प्लेन जो है वो लड़कियां नहीं उड़ाएंगी, तो लड़कियां क्या कहती हैं कि नहीं, हमें भी इंक्लूसिवनेस चाहिए, कि हमें भी आप इस चीज में शामिल करिए, अगर आप प्लेन उड़ा सकते हैं तो हम भी उड़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं इंक्लूसिवनेस कहलाती हैं, यानी कि जो मौके आपको मिल रहे हैं वही मौके हमें भी मिलने चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लोकतंत्र में एक तो ये बात मानी जाती है कि सबको एक समान माना जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि पब्लिक गुड, यानी कि जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, उनका एक गुड है, उनकी अच्छाई है, क्या, किस चीज के लिए, कि उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, हर चीज में उनको भी बराबर मौके मिलेंगे। फिर कह रहा है डाउन साइड टू मोर स्पीच, डाउन साइड का मतलब है यहाँ पे किसी चीज की और कमी होना, ड्रॉबैक होना, खराबियां होना, किस चीज की, मोर स्पीच की, और बात बोली जाए। Professor Waldron's thesis has been met with substantial resistance from First Amendment scholars in America. जो प्रोफेसर वॉल्ड्रन की थीसिस थी, थ्योरी थी, has been met, उसको सामना करना पड़ा substantial resistance का, एक अच्छे तौर पर एक तरह के विरोध का, मोटे मतलब कि जिनको जो हाईलाइट हो सकता था उस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, किससे, फ्रॉम फर्स्ट अमेंडमेंट स्कॉलर्स, यानी कि पहली ही बार जब उनकी थीसिस किस लिए गई, चेकिंग के लिए गई, अमेंड होने के लिए गई, ठीक होने के लिए गई, तो उन्हीं स्कॉलर्स द्वारा इसको ठीक ठाक विरोध का सामना करना पड़ा, कहाँ पर, अमेरिका में।
फिर कह रहा है दे आर्ग्यू, विच हु आर्ग्यू, अमेंडमेंट स्कॉलर्स जो हैं, दे आर्ग्यू दैट सेंसरशिप इज अ बॉटमलेस पिट, यानी कि जो नियंत्रण स्थापित करने की बात है, सेंसरशिप का मतलब है किसी चीज पे नियंत्रण स्थापित करना, वो क्या है, बॉटमलेस पिट है, यानी कि वो एक ऐसा गड्ढा है जिसका कि कोई अंत नहीं है। पिट का मतलब होता है गड्ढा और बॉटमलेस का मतलब है कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा कुआं है, ऐसी खाई है जिसका कि कोई अंत नहीं है। That is impossible to conceive bright line rules that can distinguish between speech, जो कि क्या है, that is impossible, जिसको कि impossible है conceive करना, समझना, ब्राइट लाइन रूल्स दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीच, और किस तरह के रूल्स की बात कर रहा है, साफ गो तरीके पे, जो कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किन चीज़ों के बीच में, स्पीच दैट ओनली ऑफेंड्स स्पीच, यानी ऑफेंड्स यानी कि वो ऐसी स्पीच जो सिर्फ भड़काती है, एंड स्पीच दैट अराउजेज हेट्रेड, और उस तरह की स्पीच जो कि अराउज करती हैं, पैदा करती हैं किस चीज़ को, नफरत को पैदा करती हैं। They do not deny that a right to absolute freedom of speech can be abused, हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं, डिनाई का मतलब है इनकार करते हैं, हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जो राइट टू एब्सोल्यूट फ्रीडम है, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अब्यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जो राइट टू स्पीच है उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, लेकिन वो क्या करते हैं, बट दे बिलीव, लेकिन वो ऐसा भी मानते हैं, द ओनली आंसर, सिर्फ एकमात्र जवाब किस चीज़ का, मिस यूज फ्रीडम का, यानी कि गलत इस्तेमाल की गई आज़ादी का क्या है कि मोर स्पीच। मोर स्पीच का मतलब है कि और उसको क्लैरिफाई किया जाए, यानी कि जो उनकी थेरी है ये कि हमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या चीज़ जो है भाषण है भड़काने वाला, क्या चीज़ सिर्फ एक मॉकरी है, व्यंग है, इन चीज़ों को हमें डिफाइन किया जाना चाहिए। और इसको क्या किया, उनको सामना करना पड़ा, इस थेरी को सामना करना पड़ा, किस चीज़ का, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे वो थे स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना, नियंत्रण करना, नियंत्रण में रखना पॉसिबल नहीं है, ये एक बॉटमलेस पिट है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि इसका जो है गलत इस्तेमाल होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है कि इसके बारे में मोर स्पीच हो, और बात हो, और क्लैरिफिकेशन किया जाए। तो ये था हमारा आर्टिकल आज का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आया हो। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल क्लैरिफाई। और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, जिससे कि क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि सब चीज़ जो है वो आप पढ़ पा रहे हैं, और जो जो नए इवेंट्स आते रहते हैं उनको सेशंस को आप अटेंड कर पाएँ। अभी 10 बजे वाला सेशन आएगा वोकैबुलरी का, उसको अटेंड करना मत भूलिएगा, ज़रूर अटेंड करिएगा। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।